चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में और जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहले आती है प्रसन्नता। प्रसन्नता मन का एक ऐसा तत्व है, ऐसा गुण है जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होती। तो प्रसन्नता का जो विषय है, जो मनुष्य के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे कि स्वास्थ्य की वृद्धि हो जाती है, मन के साथ तन की एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये प्रसन्नता का विषय चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। दूसरा एक शब्द आता है कांति। कांति चंद्रदेव की कृपा दृष्टि से मुखमंडल पर प्राप्त होती है और ये ज़्यादातर उन लोगों को प्राप्त होती है जो तप करते हैं या जिनका बहुत बेहतरीन समय चल रहा होता है। उनका चेहरा ही बतला देता है कि वो कितने अच्छे समय से गुजर रहे हैं। समय का अच्छा चेहरा ही प्रदान कर देता है समय की अच्छाई। ये कांति शब्द के अंतर्गत आता है। लावण्य और कांति दोनों में अंतर होता है। एक एक शब्द का एक एक बड़ा भारी फेर है आपस में। इसके बाद आता है चंद्रमा के माध्यम से मुखमंडल का अध्ययन किया जाता है। हमारे केवल चेहरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नाक है। किसी की नाक बड़ी बेडौल होती है, किसी की बहुत सुंदर होती है, किसी की आईब्रो के पास तिल भी होता है, किसी की बिल्कुल नाक पर ही मस्सा होता है, किसी के होठ बड़े सुंदर होते हैं, किसी का एक होठ दबा हुआ होता है, किसी का एक होठ उभरा हुआ होता है, किसी की गाल में डिंपल पड़ते हैं, किसी की चेहरे की हड्डियां अलग उभर के आती हैं, किसी का चेहरा मांसल होता है, मांस में दबा हुआ होता है। चेहरा ही अपने आप में बहुत कुछ बोलता है जो बिना बोले बोलता है। और चंद्रमा के अंतर्गत चेहरे में ही विशेष रूप से आंखों की दृष्टि आती है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जो दिखलाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती, ऐसी भाषा चेहरा बोलता है। उस भाषा का जो अध्ययन किया जाता है वो चंद्रमा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद आता है तपस्वी होना। तपस्वी शब्द जो है वो साफ इंगित करता है कि कोई तपस्या करता है और तब तपस्वी बनता है। चंद्रमा से भी तपस्या के बारे में जाना जाता है। हालांकि शनिदेव तपस्या के प्रमुख कारक होते हैं और तपस्या करने में जो भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो चंद्रमा के अंतर्गत चली जाती हैं। एक शब्द आता है यश और एक आता है कीर्ति। ये दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं। कीर्ति का मतलब है जो आपने कर्म किया उसके माध्यम से आपने कुछ ऐसा कर्म किया कि उसको सुन करके और लोग आपके पास आए, वो कीर्ति है कि लोग सुन सुन करके आपके पास आते हैं। जबकि यश वो है जो लोग एक से दूसरे को आपस में सुन करके जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, लेकिन मिलने नहीं आ पाते या मिल नहीं पाते, वो यश कहलाता है। तो यश और कीर्ति ये प्रभु के हाथ में है और इसका अध्ययन चंद्रमा के अंतर्गत किया जाता है। चंद्रमा जितना बलशाली होगा उसका लोक में उतना ज़्यादा नाम होगा, उसके कर्म भी अच्छे होंगे। इसके बाद आता रात्रि बलि। चंद्रमा स्वयं रात्रि बलि ग्रह है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति रात्रि में अधिक सक्रिय होता है, उसकी कार्य क्षमता रात्रि में अधिक होती है। रात्रि में नौकरी करने वाले व्यक्तियों का भी अध्ययन चंद्रमा से किया जाना चाहिए। एक शब्द आता है पश्चिम मुखी। सूर्य पूर्व मुखी तो चंद्रमा पश्चिम मुखी। अपने आप सिद्ध है। विद्वान होना, विद्वता का जो संबंध है वो चंद्रमा से है, क्योंकि विद्वान होने में इंट्यूशन आ जाता है, कल्पना शक्ति आ जाती है, स्मरण शक्ति आ जाती है, बुद्धि की क्षमताएं समस्त प्रकार से आ जाती हैं जो मनुष्य को योग्यतावान और बुद्धिमान बनाती हैं, जिसकी वजह से वो मनुष्य विद्वान बनता है। ये चंद्रमा का क्षेत्र है।
एक शब्द और आता है जिजीविषा, ये जीवटता, जो ये बात कहता है कि आपके अंदर जीवन जीने की कितनी प्रबल इच्छा है, कितनी जीवटता है, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप जीवन को अपने सामने से हैंडल कर पाते हैं। जीवन जीना भी कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत कुछ झेलना और सहन करना पड़ता है। सहनशीलता का विषय शनिदेव के क्षेत्र में आता है, जबकि जीवटता, मन की ताकत, वो चंद्रमा के क्षेत्र में जाती है। जब शनि और चंद्रमा का संयोग हो जाता है तब मनुष्य की सहनशीलता कम हो जाती है। मैं चंद्रमा के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है जीव। जीव, आप जानते हैं कि हम सब, आप सब जो प्राणी पृथ्वी पर हैं वो जीव हैं। धातु, मूल और जीव संज्ञाओं में चंद्रमा की संज्ञा यहाँ जीव की कही गई है ज्योतिष में। हालांकि विद्वान लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। चंद्रमा की संज्ञा वृत्त पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत धातु और जातक पारिजात में मूल कही गई है। भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं। मैं समझता हूँ तीनों सही हैं, धातु, मूल, जीव। क्योंकि चंद्रमा अपने अंदर पृथ्वी के अनगिनत विषय वस्तुओं को समेटता है और उसके अंतर्गत जैसे जैसे विषय पदार्थ आते हैं वो समस्त प्रकार से जिसकी जो समझ में आया उसने वो लिखा, धातु, मूल, जीव। इसके बाद आता है भोजन। जो पौष्टिक भोजन है, जो सेमी लिक्विड है, जो पतली खिचड़ी हो गई या सूप में आपने कुछ और मिला लिया या पतली खीर हो गई, इस सब प्रकार का जो भोजन है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। किसी दूर देश में यात्रा करनी है और वो जल के माध्यम से होनी है, अर्थात समुद्र के माध्यम से होनी है, तो वो चंद्रमा के क्षेत्र में है। एक शब्द आता है लगन, जो आप कुंडली में देखते हैं, जन्म पत्री में देखते हैं। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि जन्म लगन के अलावा चंद्र लगन से भी जातक का फल कथन किया जाना चाहिए। दोनों में से जो बली हो, जो ज़्यादा मजबूत और बलवान हो, उसे लगन मानकर अध्ययन करना चाहिए। जन्म लगन शरीर का तथा चंद्र लगन मन का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में हो वह चंद्र लगन होती है और लगन के समकक्ष मानी जाती है। भुजाओं की पीड़ा, भुजाओं में कई बार पीड़ा होती है, उसको कालिदास जी ने, उत्तर कालामृत के अंतर्गत इन शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ, तो कालिदास जी का मत है कि भुजाओं की पीड़ा वो चंद्रमा के क्षेत्र में है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरा अनुभव ये नहीं है। मेरा अनुभव कहता है पीड़ा किसी भी प्रकार की, उसमें शनिदेव का रोल है। और भुजाओं की पीड़ा मंगल से और बुध से देखी जानी चाहिए। बुध कंधे और भुजाओं का प्रतिनिधित्व, स्नायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल शक्ति और भुजाओं का विशेष रूप से वर्णन करता है। इसके बाद आता है छत्र आदि राज चिन्ह। इसमें राजमुकुट आता है। राजमुकुट जहाँ सूर्य की कारकत्व में है तो वहीं छत्र, चामर, व्यंजन आदि राज चिन्ह। चामर तो बहुत लोग समझते भी नहीं होंगे, लेकिन देखा होगा मंदिरों में, गुरुद्वारों में बड़े बड़े सन्यासियों या शंकराचार्यों के पीछे कुछ व्यक्ति हाथ में लेकर के एक झाबा सा, जिसमें से रोए से निकले रहते हैं, उस रोए से ऋषि मुनियों के ऊपर हवा करते रहते हैं, चामर उसको बोलते हैं। छत्र, चामर, व्यंजन आदि राज चिन्ह चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। जितने भी अच्छे फल आते हैं पृथ्वी पर, अच्छे फल का मतलब रसदार फल, आम हो गया, अंगूर हो गया, समस्त प्रकार के अच्छे फल जो रसीले हैं वो चंद्रमा के क्षेत्र में है। अच्छा रक्त और धातु आपकी बॉडी में
ब्लड प्यूरिफायर अवस्था में अर्थात स्वस्थ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो चंद्रमा के क्षेत्र में है। और धातु, धातु का एक शब्द होता है वीर्य भी होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर स्वस्थ वीर्य उत्पन्न होता है और स्वस्थ मस्तिष्क की वजह से स्वस्थ वीर्य उत्पन्न होता है। और इनका आपस में बड़ा सम्मेलन है, समामेलन है। ये सब चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाते हैं। हालांकि ज़्यादा गहराई से व्यक्तिगत रूप से अगर अध्ययन करें तो कुछ ग्रह अपने आप में अलग ले जाते हैं। जैसे वीर्य का अधिकार क्षेत्र शुक्र ग्रह है, उसी प्रकार से अलग अलग विषय वस्तु निकाली जा सकती हैं। ब्लड का जो अधिकार क्षेत्र मंगल के क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन तीनों का स्वास्थ्य, बुद्धि का, मन का, रक्त का, वीर्य का, इन सब का स्वास्थ्य और स्वस्थ होना ये चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। इनका संचालन क्योंकि जल के माध्यम से होता है, लिक्विडिटी के माध्यम से होता है, इसलिए चंद्रमा उन विषय वस्तुओं के भी कारक है जिनकी वजह से जो दिखलाई नहीं देती लेकिन मन में चलती रहती हैं। इसी प्रकार से आपके जो परिवेश में जो कुछ है, एटमॉस्फेयर, वो भी आपके चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा से वो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। यदि किसी का चंद्रमा दूषित है तो समझ लीजिए उसका जो एनवायरनमेंट होगा, जहाँ वो रहता होगा, वो भी दूषित होगा। वहाँ टॉक्सिक प्रकार के लोग होंगे, चाहे जॉब हो चाहे घर हो। एक शब्द आता है सरीसृप, रेप्टाइल, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, घड़ियाल हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुआ हो गए, इन सब का कारक चंद्रमा है। ये सब उत्तर कालामृत के अंतर्गत है, कालिदास जी कह रहे हैं। रेशमी और महीन वस्त्र चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। चमकीला स्पार्कल है, जिसमें चांदी की तरह चमकता है, जो या चांदनी की तरह जिसकी छटा है, या जिस वो सब चंद्रमा में है। अच्छा विकास, किसी का लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बच्चा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई थ्रू आउट फर्स्ट क्लास शानदार उन्नति अपने जीवन में कर रहा है, तो वो फल भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। एक धातु आती है स्फटिक। स्फटिक धातु चंद्रमा के अंतर्गत आती है। स्फटिक के शिवलिंग भी आते हैं, स्फटिक की माला भी आती है। स्फटिक लाखों करोड़ों वर्षों से जो समुद्र में जमी हुई बर्फ है, जो पत्थर बन गई, जो किसी एक सेट टेम्परेचर पर निर्मित है, उससे शुद्ध धातु, उससे शुद्ध ज़्यादा पृथ्वी पर तत्व उपलब्ध नहीं है। और वो जल से निर्मित है, भाप से निर्मित है, और एक किसी खास टेम्परेचर पर निर्मित है। ये बहुत सारे फायदे देता है, पूजाओं में बहुत काम आता है। ये स्फटिक चंद्रमा के क्षेत्र में आता है। सभी प्रकार के मुलायम वस्त्र, मखमली वस्त्र, मखमली गद्दे, ऐश्वर्य और वैभव, ये सब चंद्रमा में आते हैं। आज मैंने चंद्रमा के विषय में जो कुछ कहा, ये सब उत्तर कालामृत जो कालिदास जी की रचित पुस्तक है उसके अंतर्गत कहा। इन सब से चंद्रमा के अध्ययन से ज्योतिष में सहारा लिया जाना चाहिए। बाकी आपका अपना बुद्धि, विवेक, ज्ञान और अनुभव है, इनके माध्यम से कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।